अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबर रहमान और फार्म डी फर्स्ट प्रो फिजियोलॉजी का ये मेरा एक लेक्चर है। काफ़ी दिनों बाद मैं फ़र्स्ट प्रोफ की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी था सेकंड प्रोफ की वीडियो बनाने में। तो बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे ना, उनका ये सवाल था कि कौन सी बुक यूज़ करनी है फिजियोलॉजी के लिए, स्लाइड्स यूज़ कर सकते हैं हम या नहीं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी क्वेश्चंस थे जो मैं इनका आंसर इस लेक्चर में, इस वीडियो में, इस गाइड लेक्चर में आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेडिकल एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय जेपी। ये बेहतरीन बुक है, मैं इसका पीडीएफ कवर पेज दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। और ये जो एडिशन है वो 6th एडिशन है। आपको इससे ऊपर का ही लेना है, ठीक है, 6 लेना है या इससे ऊपर का। तो सबसे पहले मैंने बुक का इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। तो इसमें कंटेंट्स जो हैं उनको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, तो इस तरह सो ऑन सेक्शंस हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो सेक्शंस आपको पता चल जाएंगे। 11 सेक्शंस पे ये बुक बेस करती है, ठीक है। और 1000 से ऊपर इसके पेजेस हैं। तो बच्चे बस ये सेक्शंस देकर और पेजेस देकर ही डर जाते हैं, क्योंकि इन सेक्शंस के अंदर चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि बुक ईजी है, सबसे ईजी बुक ये है। इसके बाद जो है वो गाइटन एंड हॉल एक बुक है, वो मुश्किल है, तो उसमें ना जाएं। वो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा डेप्थ में बातें लिखी होती हैं, आपको फिजियोलॉजी बेसिक पढ़नी होती है, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है। और फार्म डी पीयू के जो सिलेबस के रिगार्डिंग अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो उसमें 20 मार्क्स या 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें हेडिंग्स बहुत अच्छी अच्छी बनानी पड़ती हैं। तो हेडिंग्स बनी बनाई आपको इस बुक में मिलेंगी। तो स्टार्ट करता हूँ कि करना कैसे है और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, स्पेसिफिकली उनको पेपर के लिए करना है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और हार्ड वर्किंग हैं, आप चाहते हैं कि मैं नॉलेज के लिए पढूं, ना कि नंबर्स के लिए, मार्क्स के लिए, तो आप जेपी के हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, रीड करें, हर चैप्टर को रीड करें, हर टॉपिक को पढ़ें और नोट्स भी बनाएं, तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है। अगर आपने मार्क्स लेने और थोड़ी बहुत नॉलेज भी, तो उसके हिसाब से ये लेक्चर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह तैयारी करनी है पीयू फार्म डी फिजियोलॉजी के पेपर में, किस तरह आपने पढ़ना है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो जर्नल फिजियोलॉजी का। जर्नल फिजियोलॉजी एक ना बेस है, ठीक है। जिस तरह आप अगर आप मैथ्स पढ़ें, तो अगर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं पढ़ा होगा, तो आप हाईली जो चीज़ें होती हैं जिस तरह डेरिवेशन और काफ़ी और चीज़ें होती हैं जो मैथ्स में आप फिर नहीं कर पाएंगे। सिंपल बात है, आपकी बेस पक्की होनी चाहिए। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि बेस को याद रखना है या बेस का कॉन्सेप्ट लेना है। तो याद रखना एक अलग चीज़ है, कॉन्सेप्ट लेना अलग चीज़ है। याद करना रट्टा लगाना होता है। तो मैं यही कहूँगा, इस वाले जो सेक्शन में है ना, ये जो मैं रेड सेट शो कर रहा हूँ, ठीक है, सेक्शन 1 के चैप्टर 1 से लेकर 5th चैप्टर तक, इसमें से आपने रट्टा नहीं लगाना, जस्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए रीड करना है, क्योंकि इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। साफ साफ बात कह रहा हूँ, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इन केस अगर आ भी जाता है तो वो सेल या सेल जंक्शन से, होम्योस्टेसिस से आएगा, क्योंकि होम्योस्टेसिस, अब मैं होम्योस्टेसिस की बात करूँ तो उसके अंदर जो फीडबैक मैकेनिज्म्स है ना, वो आप सारे कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। एसिड बेस बैलेंस जो है ये आगे जाकर काम आएगा आपके, तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट्स के लिए आपने याद रखना है। इसके बाद बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स, इसके अंदर बॉडी फ्लूइड्स जो है ये आप चैप्टर छोड़ दें, मैं ऐसे जिस पे कट करूँ आपने छोड़ देना है। अब जो अगला चैप्टर ना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद। ब्लड में से हमेशा हमेशा जो लॉन्ग आता है वो हमेशा आता है। अगर मैं बात करूँ, इस बार जो मैंने पेपर दिए थे फर्स्ट प्रूफ के, उसमें हमें आया था ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में लिखना था। और इनके अलग अलग चैप्टर हैं, जिस तरह मैं यहाँ अगर आपको ब्लू से शो करूँ तो ये एक चैप्टर है पूरा वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। ये चैप्टर वाइट ब्लड सेल्स का है और ये रेड ब्लड सेल्स का है। तो ये देखें, अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। और इसके अंदर एक डिज़ीज़ है, वो लाजमी आपने करनी है हर हालत में, वो डिज़ीज़ आ जाती है, ये एनीमिया की डिज़ीज़, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जो ये वाला पोर्शन है ब्लड से लेकर ये यहाँ तक आता है आपके प्लेटलेट्स तक, ये सारा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं साथ लिख दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो अनइम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो प्रैक्टिकल के लिहाज से आप कर लेंगे। प्रैक्टिकल जब आप अपनी कॉपी बनाएंगे ना, तो वो आप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर और इनसे यहाँ इसको कट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसकी सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है पेपर में बस, पैक्ड सेल वॉल्यूम की डेफिनेशन बस वाइवा में पूछी जा सकती है। हीमोलाइसिस फ्रेजिलिटी ऑफ, इसके अंदर फेट ऑफ आरबीसीज कर लेगा, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। ये चीज़ें आपने करनी है। इम्यूनिटी जो है वो भी आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो है यहाँ से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड वॉल्यूम, ये 3 जो चैप्टर्स है ना, इनमें सिर्फ जो चीज़ करने वाली है ना वो ब्लड ग्रुप्स है। और ब्लड ग्रुप्स की जो आगे फिजियोलॉजी है वो करने वाली है कि कौन सा डोनर, कौन सा एक्सेप्ट ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, कौन सा डोनेट कर सकता है, सारे आपको ब्लड ग्रुप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये थोड़ा आप रीड कर लेगा, बाकी मैंने सप्लीन जो है आप सप्लीन छोड़ देगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद एडीमा, एडीमा जो है यहाँ पर ये आपने देख लेना एक बार।
तो इसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है कवर हो जाता है, सेक्शन 2 हमारा पूरा कवर हो जाता है। आगे चलते हैं मसल फिजियोलॉजी में। मसल फिजियोलॉजी में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ आपको मार्क करवा देता हूँ, बाकी आपने चीज़ें रीड करनी है। रिमेंबर, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैं मार्क कर कर आपको दूंगा रेड से, वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। जो मैं नहीं मार्क कर रहा किसी भी सेक्शन में, वो आपने रीड करनी है, जस्ट गो थ्रू, जस्ट रीड करना है, ठीक है। और जो मैं कैंसिल करवा रहा हूँ उसको आप बेशक रीड भी ना करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, ये तो आप रीड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, इसमें वो जो हमने मसल फाइबर थ्योरी पढ़ी थी ना, आई बैंड एम बैंड सेकेंड ईयर में, वो सेकेंड ईयर वाले ही आप याद कर लें बस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ छोड़ दें स्केलेटल मसल्स की, स्ट्रक्चर भी मैंने कहा है वो सेकेंड ईयर वाला कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमेशा तो नहीं, आप पास्ट पेपर खोल कर मुझे कहना स्टार्ट हो जाएंगे सर हमेशा तो नहीं आया, लेकिन आ जाता है, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि यूजली आ जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर लें, क्योंकि मैंने अपनी बारी में किया था, पास्ट पेपर में ये नहीं आया था क्वेश्चन, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ईसीजी अगर इंपॉर्टेंट है तो ईजी भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन करने का फ़ायदा ही हुआ है कि मुझे थोड़ी नॉलेज मिल गई और इससे डिसऑर्डर्स जो निकलते हैं वो भी पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्शन पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना है, ठीक है। बाकी सबको रीड कर लेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आगे सेक्शन 4 पे चलता हूँ, थोड़ा सा जल्दी मैं बताऊँगा, ठीक है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये तो पूरा ही अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख दूँ तो ये मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत लेंथी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो यहाँ से लेकर इंट्रोडक्शन आपने लाजमी करना है, इंट्रोडक्शन में बहुत मेन बातें हैं वो आपने लाजमी रीड करनी है, ठीक है। इससे आपकी एनाटमी भी क्लियर हो जाएगी। हाँ, हार्मोन्स जो है ना, हार्मोन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, हार्मोन का पूरा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर जो आपने काम करना है ना, हर हार्मोन की, जिस तरह यहाँ पर हार्मोन्स होंगे, ठीक है, लाइपेज, ठीक है, माइलेज, ये सारे हार्मोन्स के फंक्शंस याद करने हैं, ठीक है। जो चीज़ लॉन्ग के लिहाज से करनी है ना, वो ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लैंड्स के बारे में करना है, ग्लैंड्स एंड स्टमक। यहाँ पर मेरे लेक्चर जो हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे होंगे, आप वो जाकर देख लेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये YT से आप देख लेगा, मतलब कि यूट्यूब से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी साथ लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी ये वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ पर मैं इसको ग्रीन से शो कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है, ये आप बायोकेमिस्ट्री में पोर्शन पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन पढ़ेंगे वो एज इट इज़ आप यहीं लिख देगा, तो आपका ये सेक्शन 4 भी हो जाएगा कंप्लीट। आगे सेक्शन 5 पे आता हूँ, तो रीनल फिजियोलॉजी एंड स्किन। रीनल फिजियोलॉजी जो है, अगर मैं वैसे ही अगर आपको एक बात बताऊँ तो GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, 2 चीज़ें हो गई, ब्लड 3, 4 रीनल, मतलब कि हमारा जितना भी एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा, ये 4, ठीक है। क्या बताया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, GIT, ब्लड और रीनल फिजियोलॉजी एंड GIT, ये 4 से 5 है। अभी मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नहीं बताया आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर ये 5 कर लें, गारंटी आपका पेपर हो जाएगा। सीरियसली मैंने भी अपनी बारी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लाइट लिया था, सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, मैं साथ साथ लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करता था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बस गो थ्रू किया था, उसको सीरियस नहीं लिया था, तो मेरा पेपर हो गया था सारा। तो वही मेरा मकसद है, मेरा मकसद आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है, आप सारा पढ़ें तो बेहतर है, लेकिन जाहिर है फार्म डी करें तो टाइम आपको कम मिलता है, तो वो चीज़ें पहले करें जिनसे पेपर ज़्यादा आता है, तो वो पेपर इन 5 चीज़ों ज़्यादा आता है। एंड में जो CNS वाले टॉपिक है वो मैं आपको बता दूंगा। तो रीनल फिजियोलॉजी देखते हैं हम। रीनल फिजियोलॉजी एंड स्किन 2 चीज़ों में डिवाइड है, एक है रीनल फिजियोलॉजी जिसके अंदर आप पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एंड स्किन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही आता है, क्योंकि वो भी अपने स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड से सिक्रीशंस करता है, तो इस वजह से वो इसके अंदर लिखा हुआ है इन्होंने सेक्शन 5 में। किडनी का जनरल ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक सवाल आएगा, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। ये रास वाला जो लेक्चर है, ये मैंने अपने यूट्यूब के अंदर डाला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में भी काम आता है, तो ये आप कर लेगा, ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर ही आएगा। यूरिन सर्कुलेशन एंड सर्कुलेशन आप छोड़ दें, रीनल सर्कुलेशन, ठीक है, वो आप उसमें पढ़ लेंगे एनाटमी में अच्छे से। यूरिन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ, क्रॉस नहीं है, ठीक है, 2 स्टार लगा दिए, ये तीसरा भी लगा दिया, स्टार है। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कंसनट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये करने हैं बस। एसिडिफिकेशन छोड़ दें, रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फेलियर छोड़ दें, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कर दें, बहुत आसान है। यूरिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसको मिक्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। डायलिसिस छोड़ दें, डायरेटिक्स रीड कर लें, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, फंक्शन ऑफ स्किन, ग्लैंड्स ऑफ स्किन, ये तीनों जो हैं ये आपने रीड करने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस रीड करनी है, इसकी फिजियोलॉजी करनी है और एनाटमी आप उधर कर लेंगे, बॉडी टेम्परेचर छोड़ दें। तो इसके अंदर से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, वो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेनी है। जो हमारा आता है सेक्शन 6, एंडोक्राइनोलॉजी, ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, ग्लैंड्स की स्टडी। ये जो यूजली ग्लैंड्स की स्टडी है ना, ये
MBBS वाले स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको ग्लैंड्स में जो आगे डायग्नोज वगैरह करना होता है वो ग्लैंड्स की सिक्रीशन से ही होता है। हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें मेडिसिन बनानी होती है जो एक्ट करें हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में। तो एंडोक्राइनोलॉजी में जो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड, ये आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पर हार्मोन्स का ओवरव्यू आपको पता ही होगा, कौन से हार्मोन्स क्या करते हैं, तो आपने कर लेनी है। इंट्रोडक्शन छोड़ देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड अपलोड है यूट्यूब चैनल पे, थायराइड अपलोड है, पैराथायराइड ये भी अपलोड है, एड्रीनल ग्लैंड भी अपलोड है, तो ये सारा अपलोड है, ठीक है। ये आपने देख लेना। मैं यूट्यूब लिख देता हूँ YT, ये अपलोड है। बायोकेमिस्ट्री लिखा होगा आगे कि ग्लैंड बायोकेमिस्ट्री, टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो वो फिजियोलॉजी में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ही है, ग्लैंड ही है। लोकल हार्मोन्स आपने मस्ट रीड करने हैं, लोकल हार्मोन्स, क्योंकि बार बार आपके फिजियोलॉजी में जब उनका नाम आएगा, जिस तरह VIP ये एक हार्मोन है, फिर इसके बाद न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आ जाते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये आपने एक बार रीड करना है, कॉन्सेप्ट लेना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर से अगर मैं कहूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आपने स्ट्रक्चर है वो एनाटमी में पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कहते हैं ना हर एक चीज़ पढ़ेंगे उसके अंदर जो अगर LCP से हैं, लॉर्ड्स कॉलेज फार्मेसी से, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, तो सर रियाज आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। और मेरी बुक अगर यूज़ करेंगे तो मेरी बुक स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के मैंने फंक्शंस भी लिखे हैं, तो वो फिजियोलॉजी में आराम से आप लिख सकते हैं 10 मार्क्स के लिए। अगर 20 मार्क्स का आता है तो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में एनाटमी में, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस। इसके अलावा कुछ यहाँ पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर ये आप छोड़ भी देंगे तो आपका पेपर फिर भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको यही बताया ना, CNS और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर इन केस छूट भी जाता है, मतलब कि बस रीड किया है, इंपॉर्टेंट नहीं उसको रखा, प्रायोरिटी नहीं दी, तो हो जाता है आपका क्वेश्चन। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस चैप्टर सबको पता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये एज अ होल इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से 9 to 10 जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं विद नोट्स, विद माय नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। इसके मैंने सिर्फ इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मैंने बड़े शौक से बनाए थे और बड़े काम आए थे फिर एंड में। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने लाइट नहीं लेना बिल्कुल भी। अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन रीड करना है बहुत अच्छे से। प्रॉपर्टीज़ अपलोड है और बहुत अच्छे से 20 मिनट का लेक्चर बनाकर। कार्डिक साइकिल अपलोड है। हार्ट साउंड्स ये मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ अभी, कार्डिक मर्मर्स भी, ये दोनों पास पेपर में आए हुए मैं मानता हूँ, लेकिन ये आपने ना, या आप रीड कर लेंगे तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। ये जस्ट बाय रीडिंग ईजी है। कार्डिक मर्मर्स एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं, ठीक है, और कार्डिक साउंड्स वो लब डब की साउंड्स होती है, उसके बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपलोड है, यहाँ तक जो है मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। वेक्टर छोड़ दें, एरिदमिया बस रीड कर लें, ठीक है, ये रीड करना है आपने, ठीक है। ये छोड़ दें। कार्डिक आउटपुट अपलोड है, ठीक है, ये आपने करना है लाजमी। हार्ट रेट अपलोड है, ठीक है। कार्डिक फंक्शन कर छोड़ दें, ये छोड़ दें। बस मैं कट वाले छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, वो आपने छोड़ देने। एट्रियल ब्लड प्रेशर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपलोड भी है, ठीक है। बाकी ये जो कट कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये आपने रीड करने हैं बस, ठीक है। ये सारा आगे रीड करना है, ये रीड। और जो मैंने कट नहीं किए वो आपने पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, यूट्यूब पे अपलोड है, ठीक है। मिस्टर मेडिको चैनल है, सब्सक्राइब लाजमी करेगा, ठीक है। इसके बाद शॉक्स ये कर लेगा और ये एक्सरसाइज वाला भी छोड़ देगा, तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ पास्ट पेपर एंड पे देखेगा लाजमी, जब आपके पेपर्स करीब हो ना, 1-2 महीने पहले देखेगा, अभी नहीं देखेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में से बहुत चुने हुए क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आप वही कर लेगा 4-5। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो मैं कहूँगा आप पूरा पास पेपर जो है वो खोलें और रेस्पिरेटरी सिस्टम को करना स्टार्ट कर दें, बस वही आपका पेपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं बस यही बताऊँगा, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी। इसके अंदर एक बहुत मशहूर टॉपिक है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं, ठीक है, ये एक डिजीज़ है, ठीक है, जिस तरह एनीमिया डिजीज़ है, तो ये आपने लाजमी कर लेनी है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। वो यहाँ अगर नहीं शो हुआ तो इधर आप सर्च कर लेगा तो आपको मिल जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वो कर लेगा। नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम जो है ना, इसका मैंने आपको जिस तरह पहले ही बताया, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं बस। नर्वस सिस्टम एंड पे रखें, ठीक है। बाकी सब पूरा जब फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाए, जब आपको बुक से थोड़ी सी अट्रैक्शन भी हो जाए कि मैं बुक पढ़ने के काबिल हूँ, अब JP मुझे समझ में आ गई, तो नर्वस सिस्टम भी आपको समझ में आ जाएगी। इंट्रोडक्शन लाजमी करना है, ठीक है। न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है। न्यूरोग्लायल सेल इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। रिसेप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, ये हमें आ गया था। कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में आ गया था। ये छोड़ दें, डीजनरेशन छोड़ दें। डीजनरेशन रीड कर लें तो बेहतर है। न्यूरोट्रांसमीटर्स लाजमी करना है, एसिटाइलकोलाइन और एड्रीनिन और एड्रीनलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे आपने करने हैं। इनके फंक्शंस याद होने चाहिए, इनकी सिंथेसिस याद होनी चाहिए। रिफ्लेक्स एक्टिविटी, स्पाइनल कॉर्ड लाजमी करना है, ठीक है। फिजियोलॉजी पेन छोड़ दें। स्मेटोसेंसरी सिस्टम ये लाजमी करें। अब आते हैं ब्रेन स्टेम, थैलेमस, ये जो ब्रेन के पार्ट्स हैं,
लिम्बिक सिस्टम तक। ये है ना, इनको रीड करना है, चैट जीपीटी यूज़ करें और इनके फंक्शंस एक जगह पर लिख दें ऐसे पॉइंट्स बनाकर। हर एक ब्रेन स्टेम के 10 फंक्शंस लिख दें और पेपर में उन्हीं को एक्सप्लेन कर दें, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन आप उसमें पढ़ लेंगे, एनाटॉमी में भी इसके न्यूक्लियस हैं, वो न्यूक्लियाई वो आप याद कर लेगा। इक्विलिब्रियम देख लेगा अच्छे से, इसके अंदर से अपरेटस, ये वेस्टिबुलर अपरेटस देख लेगा। ईईजी मैंने जिस तरह आपको बताया था, ईईजी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऊपर भी ईईजी शायद बताया था आपको, मैं देख लूँ कहाँ बताया था। इलेक्ट्रोमायोग्राम, अच्छा ये अलग है, ठीक है, ये मैं दोबारा क्रॉप कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, ये अलग है। इलेक्ट्रोमायोग्राम है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम अलग है। हाँ ये ईजी, ये इंपॉर्टेंट, ये कर लेगा। फिजियोलॉजी स्लीप ये रहने देगा। एपिलेप्सी बीमारी है, ये लाजमी करेगा। अब लास्ट में जो टॉपिक है ना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर फुल फोकस करना है आपने एएनएस पे, क्योंकि इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक इनर्वेशन आगे जाकर काम आती है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कुछ चीज़ें जो स्किप की वो आपने ऐसी एज इट इज स्किप कर देनी, बस रीड करना है। इसके अंदर आई कर लेगा स्पेशल सेंसेस में, और इन स्पेशल सेंसेस के स्मार्ट नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, वो स्मार्ट नोट्स बस याद करने आपका काम हो जाएगा। तो ये था फिजियोलॉजी के रिलेटेड जेपी, मेडिकल फिजियोलॉजी बाय जेपी, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो लेक्चर। और आपको एक और चीज़ भी दिखानी है, ये मेरी गेम गेम कह रहा हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन इतनी कंप्लीट हो गई है, अभी भी इसमें 1-2 मंथ्स लगेंगे। तो कुछ आपने फीडबैक वगैरह देनी हो तो मुझे बता देगा क्या चीज़ इसके अंदर ऐड होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसका इंटरफेस है और थोड़ी सी कोडिंग वगैरह है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि ये अगर मैं आपको यहाँ पर शो हो रहा हो तो नॉट सब्सक्राइब की जो रेशियो है वो 84% ये समझें। तो 84% स्टूडेंट्स ने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया, वो जस्ट वीडियो देखते हैं और बस कमेंट कर देते हैं या नहीं करते। तो सब्सक्राइब लाजमी करें, ये सपोर्ट होती है थोड़ी बहुत जो मुझे मिलती है, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया 16% हैट्स ऑफ और थैंक यू। बाकी फ़ीमेल ज़्यादा देख रही हैं, मेल्स कम देख रहे हैं, तो गुजारिश है कि मेल्स भी ज़्यादा देखें वीडियोस। तो ये था मैंने जो आपको आज बताना था। बाकी कीप स्माइलिंग और ऐसी सपोर्ट करते रहें जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अगर इन ये जो पिक्चर चाहिए होगी मैं आपको सेंड कर दूँगा। जज़ाकल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें।